और पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसका आपको अनुपात दिया गया है 2:1 का, और कहता है कि 8 वर्ष के बाद यही अनुपात हो जाएगा आपका 7:4। जैसा कि आप जानते हैं कि आयु का जो अंतर है वो नहीं बदलना चाहिए, तो अगर यहाँ 1 का अंतर है तो यहाँ पे 3 का है, तो हम इसे भी बराबर कर लें, यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करें, इसमें हम लोग केवल 1, ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 3। अब हम देख पा रहे हैं कि 3 का अंतर यहाँ भी है, 3 का यहाँ, तो ये देखें कि 8 वर्ष के बाद अनुपात में क्या वृद्धि हुआ है, तो 6 से 7 यानी 1 की वृद्धि, और 3 से 4 यानी 1 की वृद्धि, तो 1 का अनुपात 8 साल के बराबर है। तो पूछ रहे पिता की आयु क्या होगी, तो पिता की आयु आप कौन सा ले सकते हैं, तो 8 6 48। पिता की आयु 8 × 6 यानी 48 वर्ष। ठीक है, तो पिता की आयु हो गई आपकी 48 वर्ष। अच्छा, नेक्स्ट नहीं होगा वहां से। चलिए, तो यहाँ पे है आपका, यदि cos 4a माइनस साइन 4a इक्वल टू एक्स, तो x का मान क्या होगा। एक्चुअली ये है आपका क्वेश्चन, cos का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a है। जैसा कि हम जानते हैं इसको a² माइनस b² में अगर ब्रेक करें तो ये प्लस b और इन ब्रैकेट a माइनस बी होगा। आइडेंटिटी है हमारा ये 1, और ये है आपका cos 2a। तो जो पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, हम लोग क्या कह सकते हैं, तो ये cos 2a भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसके बदले और क्या लिख सकते हैं कि cos को, जैसे मान लीजिए साइन को कहां बदल दीजिए आप, cos में ये हो जाएगा 2 cos² a माइनस 1, तो ये भी हो सकता है, या फिर 1 माइनस 2 sin² a भी हो सकता है। तो ऐसे 3 वैल्यू हैं इसके, या तो cos 2a कहिए, या 2 cos² a माइनस 1 कहिए, या 1 माइनस 2 cos² a कहिए। तो ऑप्शन में जो दिख रहा है ये सब एक्चुअली पावर में है। देखिए 2 cos² a माइनस 1, यानी कि बी हमारा इसका सही वाला उत्तर हो जाएगा। चलिए, यह है 72 की रफ्तार से चलती हुई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है, तो समान दूरी को 8 मिनट में तय करने के लिए अपनी चाल कितनी बढ़ानी होगी। बस ये देख लीजिए आपका कि नया चाल क्या होना चाहिए, तो 72 की गति से दूरी तय करने में 9 मिनट, तो कितना चाल उसका होना चाहिए जैसे 8 मिनट में दूरी तय हो जाए। तो 9 से 8 बार में कट रही, 8 से 9 बार में 9 9 81, यानी इसका नया चाल होना चाहिए 81, है ना। इनिशियली 72 का था, 81 है, तो चाल में वृद्धि, चाल में जो वृद्धि हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 81 माइनस 72 यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर।
चलिए फिर इसका देखा जाए 4 नंबर। तो 4 नंबर में आ रहा था कि किसी कक्षा में यदि लड़कों के प्रत्येक बेंच पर 4-4 करके बैठाया जाता है तो 3 बेंच खाली रहती है, और यदि 3-3 करके बिठाया जाता है तो 3 लड़के शेष रह जाते हैं। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? तो माना कि बेंच कितने थे, माना कि बेंचों की संख्या x, ठीक। जब प्रत्येक पे 4-4 बिठाते हैं तो x माइनस 3 बेंच ही लगता है, 3 बेंच तो खाली रह जाता है, तो इतने पे सारे बच्चे बैठ जाते हैं। और यदि आप एक बेंच पे 3-3 करके बिठाते हैं तो आपका 3 बच्चे जो है वो खड़े रह जाते हैं, मतलब 3 बच्चे और है, 3x के अलावा 3 और है। इसको सॉल्व कीजिए। 4x 12, 3x यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका 15। यानी बेंचों की संख्या कितनी है? 15 है। तो छात्र कितने होंगे या लड़के कितने होंगे? लड़कों की संख्या, तो दोनों तरफ में किसी का भी यूज कर सकते हैं आप। 15 इंटू 3 प्लस 3 यानी 48, ये हो जाएगा आपका 48, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अब ये भी बेसिक था, दो संख्याओं का अंतर आपको पता हो, पहली संख्या इतना है, दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। आपको दोनों का अंतर दिया ही हुआ है 8 करके, और पहली इतनी है, दूसरी क्या होगी। तो पहली यानी कि 10x² माइनस 8x और माइनस, और दूसरी संख्या है मान लीजिए दूसरी संख्या को मान लिया जाए कि k है, और ये अंतर आपको दिया हुआ है 8x² माइनस 2x प्लस 6। तो आसानी से आप k का वैल्यू निकाल सकते हैं कि k इक्वल टू क्या होगा। तो 10 में से 8 गया तो 2x², ठीक है, माइनस 8x है, प्लस तो माइनस 6x, और ये हो जाएगा -3, और इधर आएगा तो ये -9, यानी जो हमारा वो दूसरा संख्या होगा वो कितना होगा आपका 2x² माइनस 6x माइनस 9। चलिए ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखा जाए। अब यहाँ पे मिस्टेक हो गया है सवाल में ना, ये कह दिया कि अगर एक मूल p है, अब एक मूल p कहां से आ गया, मूल p होगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, 3p² प्लस p² प्लस 4 इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू तो हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं कि कितना होगा उसका, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ कुछ दूसरा वैल्यू होना चाहिए था, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है सवाल में। 3p 4p² प्लस 4 इक्वल टू 0, p² प्लस 1 इक्वल टू 0, कुछ होने वाला नहीं है, तो एरर है थोड़ा इस सवाल में। ये कह रहा है आपसे इसका महत्तम ज्ञात करना है, एकदम से आसान है आपके लिए, फैक्टराइज करिए। 3 प्लस 13x माइनस 30x², इसमें अगर माइनस कॉमन कर देते हैं तो 30x² माइनस 13x माइनस 3, 90, और 15 दूना 90, 15 दूना 30, सॉरी। तो आपको 90 करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप, 18 × 90 माइनस +5
यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम लोग 6x कॉमन, 5x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, 5x माइनस 3, ये बन गया आपका 5x माइनस 3 और 6x प्लस 1। और जो दूसरा वाला पार्ट है 25x स्क्वायर 30x प्लस 9, तो इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 25 गुना 9 225, 25 15 15, तो ये हो जा रहा है 5x का होल स्क्वायर 2 इंटू 5x इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 5x माइनस 3 का स्क्वायर। इसका दो फैक्टर मिल गया आपको। अब दोनों का हमें क्या पता करना है, एचसीएफ पता करना है, ठीक है। तो दोनों का एचसीएफ यानी वैसा फैक्टर जो दोनों में है, तो दोनों में रहने वाला फैक्टर कौन सा है, देखो आप, तो आपका 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 जो है वो दोनों में है आपका, इसीलिए आपका 5x माइनस 3 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है कि ए की उम्र बी से 2 वर्ष अधिक है। जरा ध्यान से देखिए, तो ए की उम्र बी से, तो ऑप्शन में किस किस में ऐसा दिख रहा है, तो ये तो कम है, तो ये तो नहीं होगा। ये 26 है 24 ये हो सकता है, 30 40 कभी नहीं होगा, 40 30 कभी नहीं होगा। यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसके पहले वाले लाइन को सेटिस्फाई करता है, तो हमको बाकी बनाने की जरूरत ही नहीं है ना। ज्यादा सवाल हमको क्यों बनाना, इतने से ही काम हो गया कि एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां ए की आयु बी से 2 वर्ष अधिक है, और हमारा सवाल भी वही कह रहा है, इसलिए हम आगे बनाएंगे ही नहीं, इतने पे इसको हम लोग लीव करेंगे। ये कह रहा है कि अगर दो कारें क्रमशः 60 और 108 किलोमीटर की गति से शहर ए से बी तक यात्रा करती है, तो एक के मुकाबले दूसरी कार को 2 घंटे कम समय लेती, तो शहर ए से शहर बी के बीच की दूरी क्या होगी। अगर दूरी को हम d मान लेते हैं, तो जितना समय लगेगा 60 वाले को और जितना समय लगेगा 108 वाले को, उस समय में 2 घंटे का अंतर है, सवाल में कह रहा है। तो आप देख सकते हो कि दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा आपका, है ना। यही मेन कहानी हमारा दोनों का एलसीएम कितना होगा। तो ऐसे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 12 25 और 12 9, 5 और 9 से ये कट रहा है कॉमन में। तो अगर हम लोग 540 ले लेते हैं दोनों तरफ, तो ये 9d हो जाएगा और ये 5d हो जाएगा, ये 2 इंटू 540 हो जाएगा, तो ये 4d हो जाएगा आपका, 2 इंटू 540। तो अगर हम लोग फिर में 2 से भाग दें तो 2d बराबर 270, यानी हमारा जो दूरी हो जाएगा वो 270 किलोमीटर हो जाएगा। और भी तरीका है, d बराबर दोनों चालों का गुणनफल भी कर सकते हो आप, 60 गुने 108 बटा उनका अंतर और गुना उन टाइम में डिफरेंस, इसे भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा 24 बार में, इसको ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। 2 से 24 बार में 12 गुना 24 12 9 30 9 270, ऐसे भी बना सकते हैं। यह है आपका कि एक कक्षा में 45 छात्र हैं, प्रत्येक छात्र कम से कम एक खेल जरूर खेलते हैं, कम से कम एक खेल जरूर खेलते हैं। कुल मिला के जो छात्र हैं टोटल 42। कहता है कि कौन कौन सा खेल है, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो कहता है 14 छात्र क्रिकेट खेलते हैं,
20 छात्र हॉकी खेलते हैं और 24 छात्र जो है वो फुटबॉल खेलते हैं। 3 क्रिकेट तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 2 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। 2 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं तथा तीनों खेल कोई नहीं खेलता हो। तो बताइए उन छात्रों की संख्या क्या होगी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु हॉकी नहीं खेलते। क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। तो पहले ये पता कर लें कि हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है हमारा वो क्या कहता है कि तीनों का जो टोटल वैल्यू होता है, यदि कोई ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं खेले, वो होता है आपका एन सी प्लस एन एफ प्लस एन एच माइनस ये जो दो वाला जो है इन दोनों को लेना है। तो इसको हम मान लेते हैं कि एक्स है, सबको घटाना है दो वाले को। -3 -2 वो तो बीच में 0 ही है आपका और एक -x। अब प्लस जोड़ना है तीनों वालों। तो आपको ये पता है 42, ये मुझे 42 पता है, ये तीनों का वैल्यू भी पता है हमें। कितना दिया है 14, 24 और 20। 14, 24 और 20। आइए -6 और -x। और इसको सॉल्व किया जाए तो आपको x का वैल्यू इससे मिल जाएगा। कितना मिलेगा देखिए 14 और 38 20 58 52 आ रहा है। तीन 2 5 है, 6 नहीं है 5। तो ये 14 आया प्लस 20 प्लस 24 -5 -x। ठीक है, 3 2 -5। जब जोड़ रहे हैं तो हो रहा 38 24 34 53 आ रहा है, 11 आ जा रहा है आपका x का वैल्यू। इसका मतलब है कि ये हो गया आपका 11। अब सवाल कर रहा है कि ऐसे कितने लोग हैं, कुल मिलाकर तो बेचारे 14 ही है, तो ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं। बस 3 लोग, ऐसे 3 ही लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। तो हम लोग किसे जाना चाहेंगे, 3 के साथ जाना चाहेंगे हम लोग। ठीक है, जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते। तो ये रिलेशन थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं दी गई है, तो इनके मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाले त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो किसी भी त्रिभुज के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाए, वैसे ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाए हम लोग, तो इसका जो एरिया होता है ये एक्चुअल त्रिभुज के 1/4 होता है। तो इन तीनों को मिला के जो बनेगा, ये अगर x है तो x बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ द बिगर ट्रायंगल। और वो कितना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 20 गुना 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 से 5 बार में 15 बचे 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। केवल क्या ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज के चारों भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाकर जो क्या तैयार होता है, आपका त्रिभुज बनता है, उसका एरिया बड़े वाले त्रिभुज के एरिया के 1/4 होता है। ठीक है, ये जानकारी खाली हमें होनी चाहिए। कह रहे खोखला गोला है जिसका व्यास 35 है, उसके दीवारों की मोटाई से कोई लेना देना नहीं। गोला है तो बाहर से ही रंगोगे तो कितना खर्च आएगा। तो रंगाई में खर्च, रंगाई में खर्च, सरफेस एरिया निकालिए उसका। तो 4πr² 35/2 का स्क्वायर और गुने उसका कॉस्ट कितना है 30 पैसे। इतना पैसा होगा तो हम लोग क्या करें, बटा में 100 लगा दें तो इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
7 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले को अगर दो भागों में काट दिया जाए तो कुल एरिया में कितनी वृद्धि होगी? समझिए, अगर एक गोला है, इसको अगर दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दो अर्धगोले मिलेंगे, तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। एक गोले का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है। लेकिन अगर इसको दो भागों में बांट दीजिएगा तो दो अर्धगोला बनेगा, ठीक है। और दोनों का जो एरिया होगा वो कितना कितना होगा? 3πr² और 3πr²। इसका एरिया होता है 3πr², इसका भी होगा 3πr²। जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा, जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा ये हो जाएगा 6πr²। इन दोनों को ऐड कर, और ये कितना था? 4πr²। तो कितने की वृद्धि है? तो एरिया में वृद्धि है 2πr² का, और इसका वैल्यू निकाल दीजिए। 2 इंटू पाई 22/7 r, यानी कि 7 सेंटीमीटर व्यास कहा गया। तो व्यास कहा है तो 7 का आधा करेंगे। सात बटे 2, बस इतना ही करना है खाली। तो 38.5 आएगा आपका, डी आपका इसका आंसर होगा 38.5। चलिए आगे देखा जाए। 2πr², और सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो कि कितना आपका 2πr² है ना, तो 2 है तो वही रह जाएगा, 77 ही रह जाएगा। ये 7 का स्क्वायर होगा तो 7 बार में कट रहा है, और ये 4, 2 दूना 4 है ना, 1 2 2 कट गया, 154/2, 77 आ जाएगा। ये कह रहा है इसकी माध्यिका क्या होगी? इसकी माध्यिका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो इसकी माध्यिका निकलती है कैसे? तो सबसे पहले आंकड़ों को क्या किया जाए? बढ़ते अथवा घटते क्रम में सजा लिया जाए, और उसके बाद जो बीच वाला आंकड़ा होगा, अगर n का मान ऑड है और नहीं तो दोनों बीच वाले का औसत। तो कितना डाटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जो हमारा माध्यिका होगा ये अरेंज करने के बाद कौन सा वाला? तो 9 + 1/2 डेटा, यानी कौन सा वाला? 5th। आप पहले देखो अरेंज करना शुरू करो छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले आएगा 4 6 9 सॉरी 7 4 6 7, फिर 9, और उसके बाद है 14, 4 6 7 9, 9 के बाद 14, बस। तो आपको यहीं तक अरेंज करना है। तो आपका 5th डेटा कौन सा है? 14 है, तो इसका जो माध्यिका होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 14 ही हो जाएगा। इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि पूरा निकालते, नहीं, केवल हम लोग स्टार्टिंग के 5 अरेंज करेंगे, बाकी के अरेंज करने की जरूरत नहीं है। जाते हैं जो याद
सब पे कर दी हो क्या? हम्म, अच्छा उस पे भी नहीं गया, खाली उस पे ही है ना कॉलेज सेक्टर 1 पे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। दिए गए श्रृंखला का बहुलक क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुलक का मतलब वह आंकड़ा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आई हो, है ना, तो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो आप देखो, चेक करो सबसे अधिक बार कौन आया है। तो 4 के बारे में बात करो, 4 कितनी बार है। फिर देखो 3 कितनी बार है ना। फिर देखोगे 7 कितनी बार आया है। 4 1 1 1 है ना। फिर 13 है आपका। फिर 16 दिख रहा है। फिर 23 दिखा आपको। फिर 3 दिखा। फिर 4 दिखा। फिर 7 दिखा। फिर 4 दिखा। फिर 3 दिखा। फिर 3 दिखा। एक बार 9 भी आ गया। फिर 6 भी आ गया एक बार। फिर 9 दिखा और फिर 6 दिखा। तो सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 3 की है। जो कितनी बार है आपका? तो 3 जो है वो आपको 4 बार दिख रहा है। यानी हमारा जो क्या कहा जाए, तो इसका मॉडुलस होगा वो कितना होगा? 3 होगा। अब ये कह रहा है कि ये कहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए तो क्या कॉमन किया जाए इसमें? कॉस थीटा कॉमन करिए तो ऊपर आ जाएगा कॉसेक थीटा +1 कॉसेक थीटा -1। नीचे तो ऊपर तो ये हो गया कॉसेक कॉस थीटा इंटू 1 1 कैंसिल 2 कॉसेक थीटा। और नीचे कॉसेक स्क्वायर -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब देखने वाली बात यह है कि कॉट का मतलब होता है आपका कॉस बाय साइन। इसको लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो एक कॉस से तो एक कॉस कटा आपका, और एक साइन से साइन कट गया। कॉसेक इंटू साइन से तो एक कॉस से कॉस, साइन बाय कॉस यानी आ रहा है 2 tan थीटा। यानी कि थीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो 45 आ रहा है आपका। द वैल्यू ऑफ थीटा इज योर 45। ओके, अब इसमें कहा जा रहा है आपसे कि साइन थीटा, साइन ए का मान पता है तो tan a बाई कॉस ए, तो बहुत ही बेसिक सा है। tan a बाई कॉस ए का मान निकालिए।
tan A होता है sin बाई cos। तो इसमें करना क्या है आपको, उधर sin A पता है आपको 24/25, ये होता है आपका P बाई H। तो B तो 7 दिख ही रहा है आपको ट्रिपलेट के हिसाब से, 7, 24, 25। अब tan A का वैल्यू होता है P बाई B, यानी 24/7 डिवाइडेड बाई cos A होता है B बाई H, 7/25। तो ये हो जाएगा आपका 24 गुने 25 और बटा में 49। तो 24 गुने 25 बटा में 49, काफी बेसिक सा आपके लिए। tan A बाई cos A, तो tan A तो हो गया आपका P बाई B, और जो cos A है वो B बाई H। यदि समीकरण के मूलों में एक का अंतर है तो k का मान बताइए। तो ऐसे दिख रहा है आपको, ये 12 है तो उसको दो पार्ट में तोड़िए कंसेक्यूटिव, यहां तो 1 ही है, तो 4 गुने 3 और 4 3 कितना 7 हो जाएगा आपका, है ना। 4 और 3 7। तो अगर हमारा k का वैल्यू हम कितना लेते हैं 7 ले लेते हैं, तो मेरा जो दोनों रूट होगा उसमें कितने का अंतर आ जाएगा, 1 का अंतर आ जाएगा। x² प्लस 7x और प्लस 12 इक्वल टू 0। तो दोनों रूट हो जाएगा हमारा -4 और -3। जब दोनों में डिफरेंस करेंगे तो हमारा 1 का अंतर आ जाएगा, है ना। दोनों में जो डिफरेंस होगा यानी -4 माइनस ऑफ -3 का मॉड, तो अंतर जो होगा वो 1 का आ जाएगा। cot 210 का मान क्या होगा, जब आप cot 210 की बात करते हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 180 प्लस 30। ये जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, 180 यहां तक, और ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है ये एंगल आपका। तो इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, तो ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, कोसेक और टेन कॉट। तो यहाँ टेन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो टेन पॉजिटिव होगा तो वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, और चूंकि 180 बेस है तो रेशियो भी नहीं बदलेगा, यानी cot 30 ही रह जाएगा। और cot 30 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। यानी हम लोग क्या होगा, C के साथ जाना चाहेंगे, दैट इज योर cot 30 यानी √3। यदि किसी त्रिघातीय समीकरण के तीनों मूलों का योग 15 तथा प्रथम दो मूलों का गुणन 20, अंतिम दो मूलों का गुणनफल 30, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा अगर तीनों रूट्स हैं, तो प्रश्न में दिया गया है कि पहले तीनों मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 20 दिया हुआ, सॉरी 15 दिया हुआ, तीनों मूलों का योग 15, प्रथम दो मूलों का गुणन, अंतिम दो मूलों का गुणन और प्रथम तथा अंतिम का गुणन। तो ये सबका दिया हुआ है, तो अगर सबको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 20 प्लस
30 प्लस 24, तो जोड़ने के बाद आएगा आपका 50 और 24 74। और आपसे पूछा जा रहा है कि मूलों के वर्गों का योग क्या होगा, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो एक अपने पास अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसका यूज किया जाए इसमें। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, तो इसका वैल्यू तो पता है 15। आइए 2 गुना 74, 225 माइनस 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, तो 15 में 8 गया तो 7 और 11 में 14 गया तो 7, यानी 77 आया इसका आंसर। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर आया आपका 77। चलिए अगला देखा जाए। ये कह रहा है यदि a प्लस बी 90 है, साइन ए है, साइन बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर साइन ए दिया हुआ है और साइन बी दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है अपने से क्या होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस सिस्टम बंद हो गया, फ्लिप कर गया। इसमें कौन सा लेना है, तो टेलीग्राम में था ना। इस बुट से करना होगा, इस पर नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत दिक्कत होता है। नॉर्मल क्लास के लिए ठीक है ये, फिर यहीं से स्टार्ट। चलिए फिर ये हम लोग बता रहे थे कि यहाँ पे साइन ए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, यहाँ पे एंगल ए और बी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1, या फिर इसको बदल सकते हैं कॉस में, तो कॉस स्क्वायर ए और ये कितना होता है आपका 1 हो जाता है।
ये कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम अगर 12 और 600 है, एक संख्या 24 है, तो दूसरी क्या होगी? तो काफी बेसिक सा प्रश्न है ये आपका। दूसरी संख्या बराबर तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा एक संख्या। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 300 हो जाएगा, इसमें कुछ खास बताने लायक नहीं है। एक घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक मिनट में जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 6 डिग्री का। जो मिनट की सुई होती है वो एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है और ये लंबाई है 14 की। तो कहा जा रहा है कि जो एरिया बनेगा त्रिज्यखंड का वो कितने का होगा? तो डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने पास, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई ही है, आर का वैल्यू दिख रहा है 14 है और थीटा 6 डिग्री दिया हुआ है 360 है। तो आराम से बन जाएगा पाई यानी 22/7, 14 का स्क्वायर यानी 196, अरे 1/60। तो 7 से तो कटे गया ये, 7 दूना 14, 5 7 8 56, और जो कटने वाला इसको काटा जाए, फ्रैक्शन में ही आने वाला आपका आंसर। ठीक है, 22 गुने 28/60। $10.26। आप इसके साथ जा सकते हो। 10.25 के करीब में इसका आंसर आ जाएगा। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण तथा प्रत्येक बाहरी कोण जो है उसका आपको क्या दिया हुआ आपको? तो प्रत्येक आंतरिक और बाहरी चलिए, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक होता है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? अब आप देखो, पहले नियमित का मतलब यहाँ प्रत्येक भुजा बराबर वाला, तो प्रत्येक भुजा जिसका बराबर हो उसके प्रत्येक आंतरिक कोण और उसके प्रत्येक बाह्य कोण का जो योगफल होता है वो तो 180 डिग्री होता ही है। ठीक है, और दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको यहां दे रखा है। अब जब दोनों को सॉल्व करें और हम यदि बाहर वाला कोण निकाल लें तो आसानी से भुजा निकाल पाएंगे। तो दोनों को अगर घटा देते हैं तो घटाते हैं तो मिलेगा 2 थीटा एक्सटर्नल इक्वल टू 300। सॉरी, घटा रहे हैं, सॉरी हम लोग घटा रहे हैं तो 60, और जो थीटा एक्सटीरियर का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 30। ठीक है, अब जैसे कि पूछा गया है कि n क्या होगा, तो n होता है 360 डिवाइडेड बाय ईच थीटा एक्सटीरियर। तो 360 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री दैट इज योर 12, यानी कितनी भुजाएं हो जाएंगी आपकी? 12 भुजाएं इसकी हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। ये कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 40
40.25 होना चाहिए कुछ आपका, है ना? 40.25 का क्या मतलब पता नहीं। लंबाई तो ठीक है, चौड़ाई 45 इतना जैसे हो सकता है। अब थोड़ा डाटा में थोड़ा एरर है, देखते हैं हम लोग। मैदान के चारों ओर बाहर से 1 मीटर चौड़ी पगडंडी है, तो पगडंडी का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, अगर 40 ही दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक आयताकार मैदान है, इसका लंबाई 60 है, अगर हम इसको 40 लेके चलते हैं और बाहर से एक पगडंडी बनाई गई है ऐसे, और प्रत्येक तरफ 1 मीटर चौड़ी है, तो ये तो दोनों में एक एक जुड़ेगा आपका, तो ये 60 2 62 हो जाएगा, ये भी जुड़ेगा तो 40 2 42 हो जाएगा। तो पगडंडी का जो एरिया होगा, पगडंडी का क्षेत्रफल 62 गुने 42 माइनस 60 गुने 40, 62 गुने 42 माइनस 60 गुने 40, ये आपका होना चाहिए। देखिए इससे आंसर आता है क्या कुछ? दो 204 आता तो है। और वही अगर हम लोग 0.25 कर दें तो 42.25 लेना होगा हमें। माइनस 60 इंटू, नहीं इससे भी नहीं हो रहा है, तो अगर इसको हम लोग 40 लेके बना देंगे, छोड़ देते हैं, तो आंसर अपना 204 आ जा रहा है। इसका देखा जाए 26। एक त्रिभुज के कोण तीनों पता है, तो सबसे बड़े कोण का माप, तो काफी बेसिक सा है। तीनों का योगफल आपको कितना कर देना है? 180। टू एक्स 3x माइनस 8। ओह बहुत परेशानी है बाबा। 2x है, फिर 3x माइनस 8 है, फिर 5x माइनस 12, और इन तीनों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो 2 + 3 5, 5 + 5 10x, और ये 12 और 8 है तो 20, उधर जुड़ेगा तो 200, यानी हमारा x का वैल्यू जो आया वो 20 आया। अब तो हम लोग बता सकते हैं आसानी से कि सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। तो पहला कोण है 2 × 20 40 डिग्री, दूसरा कोण है आपका 3 × 20 माइनस 8 60 माइनस 8 52, और तीसरा कोण है आपका 5x माइनस 12, तो ये हो जाएगा आपका 20 × 25 100 माइनस 12, यानी 88। तो 88 जो हो गया आपका, ये बी हो गया, है ना? यही सबसे बड़ा कोण का मान हो गया अपना। चलिए एक सिलेंडर की ऊंचाई अगर 14 है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा? आपको x पता ही है,
2πRS दिया हुआ है आपको H गिवन है, आपको 2πRS पता है। आप इससे आसानी से H का मान रख के इसमें आप R का मान निकाल लोगे, और उसके बाद वॉल्यूम की बात रही तो वो πr² से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस ये गिवन है तो इससे R का वैल्यू निकालो, इसमें RH लिखो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। इसमें भी आपका एरर है। इसमें भी एरर है आपका। यहां पे होना चाहिए था 2 का पावर x और 4 का पावर y प्लस 1, ऐसा होना चाहिए। तब इसको लिखते हैं हम लोग 2x, इसको स्क्वायर करते हैं तो ये 2y प्लस 2 होता, तो x माइनस 2y इक्वल टू 2, बेस इक्वल है तो एक इक्वेशन ये बन जाता हमारा, और दूसरा इक्वेशन तो दिख ही रहा है 3y इक्वल टू 3x माइनस 9, दैट इज y इक्वल टू x माइनस 9, दैट इज x माइनस y इक्वल टू प्लस 9, एक ये बन रहा है। अगर हम दोनों को क्या करें, घटा दें, अगर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल रहा है x में से x कट जाएगा, माइनस 2y प्लस y, माइनस y माइनस 7, दैट इज y इक्वल टू 7 मिल रहा है। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका वो 16 आ जाएगा। तो 16 और 7 के साथ हम लोग जाना चाहेंगे, है ना, 16 और 7 के साथ। तो थोड़ा सवाल को सुधारना पड़ेगा आपको, उसके बाद बनेगा। ये कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं गुणनफल किससे विभाजित होता है, किससे होता है, 24 से। कोई भी ले लो आप, 1 2 3 4, है ना, कितना आएगा, 4 के 12 गुना 24, तो 24 तो आएगा ही आएगा। आप लोग 2 3 4 5, इसमें भी 24 आएगा। आप कुछ भी ले लो, आपका 24 तो आना ही आना है ना। ये कितना आ गया, 5 का 20, 7 गुना 120, ये भी 24 से कट रहे हैं, हमेशा 24 से कटेगा। अब ये कह रहा है ये किस भिन्न के बराबर है। अब उसको भिन्न में लिखना है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज तो है नहीं आपके लिए। आप लिखोगे 56 डिवाइडेड बाय 4 0। अब जो कटने लायक है उसको काटेंगे, 8 से कट रहा है, ये 8 से 7 बार में, और 8 एकम 8, 2 दूना 16, 4 पचे 1250। ये सब आपका एक बोनस है। निम्न में से निम्नलिखित को साधारण भिन्न में परिवर्तित कीजिए। वो बिल्कुल 412 नहीं होगा, वो ये जरूर ऐसा होना चाहिए, आई थिंक, है ना, तभी तो नीचे 9 वगैरह कुछ आएगा। यहाँ पे रेकरिंग नहीं दिख रहा है, अगर रेकरिंग देते हैं तो ऐसे है। या हो सकता है केवल 2 पे रेकरिंग हो, अब वो तो मुन्ना क्लियर है नहीं वो। अगर ये दोनों पे रेकरिंग है तो अगर सिंपल है केवल ये, तब तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा 412/100। इसमें क्या करना है, 4 से कटेगा, 4 से काटिए, तो ये कभी नहीं आने वाला अगर रेकरिंग नहीं है तो। और रेकरिंग है अगर, तब तो कहानी ऐसी है, ये आ जाएगा 412 माइनस 4 बटा 99। ये बचेगा, 12 में 4 गया तो 8, 99। अगर 4 बार में भाग देते हैं तो 400 से कम होगा कुछ, 4 9 36, 4 9 36, 3 39, 396, यानी 12 आ रहा है।
बिल्कुल ये नहीं हो रहा है आंसर आपका, यानी इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। पूरी तरह से मारने का बंदोबस्त कर लिया गया है। अगर केवल एक पे रेकरिंग हो तो हो जाएगा ये 412 माइनस 41 और बटा 9 जीरो। और अब अगर घटाते हैं, 2 में 1 गया तो 1, 41 में 4 गया तो 37, और तब ये आ रहा है 90 चौका 360 और 11/90, यानी कि एक पे रेकरिंग अगर हो तो कहानी बन सकती है। यानी केवल एक पे रेकरिंग होना चाहिए। अब बताइए, सही कर करके बताया जाए। अब ये है छमाही आधार पे अगर चक्रवृद्धि ब्याज गणना किए जाए तो 18,500 रुपए की राशि पे 40% वार्षिक दर पर 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपको जो दर दिया गया है 40%, ये वार्षिक है। तो सबसे पहले आपको छमाही दर कर लीजिए आप। अगर छमाही हो जाएगा तो रेट हो जाएगा 20%, और हमारा 18 महीनों में मेरा जो एन होगा वो 3 हो जाएगा। तो मेरा जो सीआई का जो मेरा शॉर्टकट है वो कहता है कि 3 और 1 है ना, इसी रेशियो में मेरा वो सीआई होगा। सबसे पहले 3 इंटू, तो क्या निकाले हम लोग 20% किसका, तो 18,500 का सबसे पहले निकालेंगे हम लोग 20%, यानी 1/5। तो जब 5 से काटा जाएगा इनको तो 5 से 37 बार में 5 3 15 और ये 3700 हो गया। फिर अगली बार इसका निकाला जाए 1/5। जब इसका निकालेंगे 1/5 हम लोग, तो वो निकलेगा आपका 5 सते 35 और 5 चौका 20, और फिर निकालेंगे इसका 5% मान 1/5, तो 5 एकम 5 2, 5 चौका 20 और 5 8 40। बस अब सबको जोड़ देना मात्र आपका आंसर है। 3 सत्ते 21, 3 3 9, 2 11 प्लस 0, 3 चौका 12, 3 सत्ते 21 1 22 प्लस 148। तो आपका जवाब इकाई अंक से तो एक ही दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन है ना। हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा आ रहा है, ए वाला। बस 11 दूध 13,000 और 468। अगला सवाल देखा जाए। चलिए, ये 18,500 का निकाला गया है 20%। यह है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यदि दुकानदार उसे अंकित मूल्य पर 80 रुपए पे 5% की 2 क्रमागत छूट के साथ बेचता है। एकदम सिंपल सा है ये। तो विक्रय मूल्य बराबर 80 का 5% की 2 छूट दे रहा है, यानी 19/20 और गुना फिर से उसका 19/20। बस यही काम करना है उसको। तो बहुत ही ऊजू सा है ये। 20 चौका 80, 4 पचे 20, 19 19 300, 61/5, यानी कि 5 सते 35, तो 1 5 दूना 10, 1 फिर 5 दूना 10, यानी 72.20 ये हमारा इसका जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आशा करते हैं कि कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। फिर भी
एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, अगर उसे इस कीमत के 60% पे बेचा जाए तो 35% की हानि होती। यानी कि अगर उसका एमपी है कुछ, अगर आप उसके 60% पे बेचते हैं, कोई एक मूल्य है उसका मान लीजिए, तो उसको 35% की हानि हो जाती है, यानी वो केवल 65% ऑफ सीपी होता है। तो एमपी से सीपी में क्या रिलेशन? 65/60, तो 5 से 13 बार में करता है, ये 12 बार में करता है। अगर कोई छूट नहीं दिया जाए तो कितना प्रॉफिट होगा? देखिए, एक का, वो भी 12 से, तो लाभ जो होगा आपका वो एक का होगा, वो 12 पे होगा, इसीलिए 100 पे, तो 12×8 = 96, 1/3%, तो ये उसका लाभ होगा। अगर कोई छूट नहीं दिया जाए तो उसका लाभ आपका यही होने वाला है। ओके, चलिए अगला देखा जाए। एक काम को करने के लिए पी क्यू आर एस की कार्य क्षमता का अनुपात पता है, किसी कार्य पे उनको लगा दिया गया और पारिश्रमिकी 4200 दिया गया, तो सबसे ज्यादा राशि किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी? तो आपको पता है कि यदि एक साथ काम कर रहे हैं तो जो उनके काम का अनुपात होगा वो उनके क्षमता के अनुपात में ही होगा। ठीक है, कार्य क्षमता के अनुपात में ही होगा, इसीलिए जो पैसा बटेगा वो भी इनके कार्य क्षमता में ही बटेगा, क्योंकि यहाँ टाइम क्या है? सेम है। हर कामगार जो है बराबर टाइम के लिए वर्क कर रहा है, इसीलिए कोई परेशानी नहीं है। अब देखो, 5 4 9 3 12 2 14, तो 14 बराबर 4200 है, तो सबसे अधिक किसको मिल रहा है? आर को। तो सबसे अधिक आर को मिल रहा है, और कितना मिल रहा है? तो 14 तिये 42 और 300 बचे 1500, तो कहेंगे आर को मिलेगा, वो भी कितना मिलेगा आपका? 1500 टका मिलेगा आर को। ठीक है, यह है आपका कि विमल ने फ्रेंच में 80 में 76 अंक, 100 में 94 अंक, 70 में 50, 50 में 47, तो प्रतिशत क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा है। प्रतिशत अंक हम लोग कैसे निकालते हैं? कुल प्राप्तांक बटा में कुल अंक, तो कुल कितना मिला है सबको जोड़ दीजिए ऊपर, 76 प्लस
तो इसमें कह रहा है कि इसका अगर हल x1 और y3 हो तो h और k का मान निकालिए। अगर हल x1 और 3 है तो दोनों सेटिस्फाई करेगा। तो 2 into 1 प्लस k into 3 इक्वल टू 3, यानी ये मिल जाएगा 3k इक्वल टू 1, यानी k इक्वल टू 1/3। ये पहला वाला हो गया। और दूसरा समीकरण में अगर वैल्यू रख दें तो x अगर 1 है माइनस h, y3 है इक्वल टू 2, यानी माइनस 3h इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू माइनस 1/3। तो k प्लस 1/3 और h माइनस 1/3। ये कह रहा है कि 4/5 में क्या जोड़ने पे परिणाम 5/4 होगा। तो 5/4 माइनस 4/5, यही जोड़ने पे तो 20 तो होना ही है, 25 और माइनस 16। यदि ये संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग अगर 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो 3 प्लस 1/3 यानी x जो होगा वो आपका 3 होगा, है ना। x जो होगा वो आपका 3 होगा, या फिर हम लोग 1/3 भी ले सकते हैं। इसमें तो एक ही ऑप्शन दिया और क्या करिएगा, ऐसा वैल्यू एक 3 हो सकता है 43 में, लेकिन इसका आंसर एक से अधिक भी हो सकता है अगर फ्रैक्शन हो जाए तो। ये कह रहा है रामू 2 की चाल से जाता है और 3 की चाल से लौटता है। अगर आने में कुल 5 घंटा लगे तो घर और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा है। जैसे गया है डी 2 की चाल से, आया है डी 3 की चाल से और कुल उसको 5 घंटा लगा। तो अगर 6 से गुना कर दिया जाए 3D 2D तो बचे 30, तो D का वैल्यू आ गया 6। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी हो गई आपकी, 6 किलोमीटर हो जाएगी। ये सब बहुत ही इजी है आपका, सब कोई सवाल में कोई दम नहीं है ना, आसानी से बना सकते हैं आप लोग। एक हॉल में मौजूद, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है कि एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं। अगर शेष लोग खड़े हैं, यदि 30 कुर्सियां खाली है, इस हॉल में कितने लोग खड़े हैं, जरा समझिएगा अच्छे से कि 6/11 लोग बैठे हैं कितने कुर्सियों पे, तो 9/14 पर। तो कितनी कुर्सी खाली है, 30 कुर्सी। तो समझने वाली बात है कि 14 में से 9 पे तो लोग बैठे हैं, तो 5 कुर्सी खाली दिख रहा है, वही 5 आपको 30 दिया हुआ है, वही 5 आपको 30 दिया है। तो हम कहेंगे क्योंकि टोटल कुर्सी अगर निकालना हो या कितने कुर्सी पे लोग बैठे हैं वो अगर निकालना हो, तो हम कहेंगे कि चूंकि 5 जो खाली है वो 30 के बराबर है, तो 9 कितना होगा, यानी कितने कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, मतलब कितने लोग बैठे हैं। तो 5 छके 30 और 9 छके 54, यानी 54 कुर्सियों पे लोग बैठे हुए हैं। ये बता रहा है 30 कुर्सी खाली है, यानी 5 कुर्सी खाली है, 5 बराबर 30, तो 9 बराबर कितना, 54। तो 54 लोग बैठे हैं, तो 54 मतलब 6, तो कहा जा रहा है कि 6 लोग बैठे हैं अनुपात में। तो 6 बराबर अगर 54 है तो 11 क्या होगा। अच्छा, कितना खड़े हैं पूछे आपसे ना, आपसे पूछा कि कितना खड़े हैं, तो पता कर लो 5 क्या होगा, क्योंकि 6 बैठा है तो 11, 5 खड़ा है, 6 9 54, 9 5 45। तो आप क्या कहोगे, 45 लोग जो है वो खड़े हैं।
तो बहुत मुश्किल नहीं होगी, आसानी से बना सकते हो। अब वॉइस जा रहा है चितरंजन जी, ये कितना से 512 से 640 हो गया, तो बताइए कितना कमी कर दे। एकदम बेसिक सा है, अंतर देख लीजिए कितने का है। 640 माइनस 512, तो कहां से कम करना होगा? 640 से गुना 100, यही हो जाएगा उसके खपत में कमी। ये सब सवाल आप लोग बनाओगे, आराम से बनाओगे। बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत, ये भी एकदम उर्दू है। एरिक्सन का दौर का पहला हिस्सा 300 दी, दूसरा 500 495, तो दोनों हिस्से का औसत गति तैयार करो। तो आपको पता है कि दोनों का दूरी अगर बराबर है तो औसत गति का फॉर्मूला क्या है अपना? 2xy बटा x प्लस वाई, है ना? 2xy बाई x प्लस वाई, यही हमारा हो जाएगा औसत चाल। राज्य के स्तरीय क्रिकेट टीम का 11 खिलाड़ियों का औसत 79 है। जब कोच शामिल होता है तो औसत 1 kg बढ़ जाता है, तो कोच का वजन क्या होगा? तो बहुत ही आसान है। कोच का वजन, तो 1 किलो बढ़ा मतलब खुद 80 रखा और 11 खिलाड़ियों में 1-1 बढ़ा दिया, तो 91 kg के कोच है ना? कितने के कोच हैं आपके? 91 kg के आपके कोच हैं। ये कह रहा है नॉन लीप ईयर वर्ष में 53 रविवार होने की क्या संभावना है? कई बार पूछा जा चुका है आपके प्रीवियस क्वेश्चन में, है ना? क्या होता है? 1/7, और लीप ईयर होता तो 2/7। नॉन लीप ईयर में 1/7, क्योंकि सभी 53 नहीं, सब तो 52 होते ही है, और बचा हुआ एक दिन में से सबका चांसेस है कि वो कोई भी हो सकता है 53 को, इसीलिए क्या प्रायिकता है? तो 1/7, है ना? 7 में से कोई भी, तो हमारा फेवरेबल 1 है और हमारे पास 7 होने को, इसलिए 1/7। ये भी वैसा ही है, बहुआ सहायक है ना? इसमें आप क्या कर रहे हो? 1 रुपए का 3 बार उछाल ले हो, तो आपको 8 परिणाम संभव होते हैं सब मिला के, जिसमें कि सेम हो ऐसा 2 होता है, तीनों हेड, तीनों टेल। तो कहता है कि अगर ऐसा नहीं आया तो वो हार जाएगा, यानी कि 2 को घटा दीजिए 8 में से, तो 6 में से कोई भी आया तो हारेगा। तो कह रहा है हारने की क्या प्रायिकता है? तो 3/4, और जीतने की प्रायिकता 1/4। एक बैग में 5 लाल है और कुछ गेंद नीली है। नीली गेंद निकालने की संभावना लाल गेंद से दुगनी है, तो नीली गेंदों की संख्या क्या होगी? तो उससे दुगनी हो जाएगी। अगर दुगनी है तो प्रायिकता दुगनी है, तो संख्या भी दोगुनी होगी। कैसे? देखो कि नीला गेंद अगर x है तो x टोटल हो जाएगा 5 + x, इसकी प्रायिकता तो लाल गेंद जो है उसकी प्रायिकता से दोगुनी है। यही सवाल है। ये दोनों तो कटेगा, तो x बराबर 10। ये नीली गेंद की प्रायिकता और ये लाल गेंद की प्रायिकता। इसमें एरिया का फॉर्मूला यूज कीजिए, ये मिड पॉइंट थ्योरम यूज कर दीजिएगा। ये वाला हो गया मिड पॉइंट का कंसेप्ट। इसमें एक सिरा का कोऑर्डिनेट दिया है 2 और 3,
और केंद्र का दिया है -2 5 और ये वाला पूछ रहा है आपको। तो आपको पता है कि इन दोनों का योग जो होता है उसका आधा -2 होता है, यानी x प्लस 2/2 गिवन एज -2, ये हो जाएगा x बराबर -6। और दूसरा y प्लस 3/2 बराबर 5, तो y बराबर 7, यानी -6 और 7। तो क्या होगा निर्देशांक उसका -6 और 7 हो जाएगा आपका। ये तो काफी सिंपल है। तो y अक्ष यहां पूछना चाहिए था, तो x है कि y है पता नहीं है, क्या पूछ रहा है, तो y अक्ष है या x अक्ष है। तो याद रखिएगा अगर x अक्ष पूछेगा तो क्या फॉर्मूला है, x अक्ष पूछता है तो y 0 होता है आपका, और y 0 हुआ यानी जो रेशियो होता है mn my2 प्लस ny1 माइनस y1 बाई y2। तो अगर y अक्ष है तो y1 कितना है देख लीजिए, आपका b1 है माइनस b1 बाई b2, ऐसे बांटेगा उसको। और अगर y अक्ष के लिए पूछा है ये हो जाएगा माइनस x1 बाई x2 यानी माइनस a1 बाई a2। अब आपको देख लेना है कि क्या है। सो -a1 बाई a2 है, मतलब y अक्ष होगा। ये क्या होगा, ये आपका y अक्ष के द्वारा, तो -a1 बाई a2। एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी गई है, फिर से वही कीमत लाने के लिए कितना बढ़ाना होगा, 36 ही बढ़ाना होगा। लेकिन कहां से बढ़ाना होगा 36, 64 से। 10 हो गया ना, 36 बढ़ाना होगा, लेकिन कहां से, 64 से बढ़ाना होगा। यही इंपॉर्टेंट है इस बात का। 100 में से आपने 36 कम कर दिया है। ये तो आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बन रहा है। एबीसी में एडी क्या है, एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। आपको एबी दिया होना चाहिए 8, डीडी दिया है 6, डीडी दिया है 3, तो एसी क्या होगा। तो आपको पता है इन दोनों का रेशियो के बराबर होता है। यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताता है कि एबी से जो रेशियो एसी का होता है वही रेशियो डीडी से डीसी का होता है। तो आप करोगे 8/AC 6/3, तो 3 दूना, तो एसी का मान 4 हो जाएगा। तो एसी हो गया मेरा 4। अब ये तो एकदम इजी सा है। आपको tan अल्फा का वैल्यू पता ही है। tan अल्फा आपको गिवन है 4/5, यानी sin अल्फा बाय cos अल्फा 4/5। अब रेशियो निकालना है, रख दीजिए। तो 5 चौके 20 माइनस 15, 20 प्लस 10, 5/30 यानी 1/6। तो कितने का आंसर आ गया, सी, यानी 1/6। ये भी आपका एकदम सिंपल है ना। जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे और ये 2 दिया हुआ हो, तो पावर कुछ भी हो यहाँ पे उसका वैल्यू हमेशा 2 ही होता है, क्योंकि उस केस में दिख जाता है कि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाता है। tan थीटा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो और
टाइम के अभाव के कारण हम लोग यहीं पे अब डिस्कशन को एंड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों का। चलिए।